बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज हम पाक स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करेंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कायदे-ए-आज़म के 14 नकात। चूँकि हम हिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और प्रीवियस भी हमने जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हिस्ट्री जो है एक शॉर्ट वे में आपको मैंने कन्वे करने की कोशिश की। कायदे-ए-आज़म के 14 नकात कायदे-ए-आज़म ने क्यों कर पेश किए बेटा? लास्ट हमने ये भी पढ़ा था लेक्चर्स में कि 1927 में जब दिल्ली तजावीज़ थी, ठीक है, उनको भी ना माना गया जो कायदे-ए-आज़म ने पेश की। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसको तो कतई मुसलमान मानने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि इस रिपोर्ट में मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के तरीक़ाकार को यकीनी तौर पे वहाँ पे मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद कायदे-ए-आज़म ने 14 निकात 1929 को पेश किए। कायदे-ए-आज़म के 14 निकात जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, कायदे-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 नुकात पेश किए थे, जो कि बहुत अहमियत के हामिल है हिस्ट्री में। और बेटा ये बहुत अहम सवाल भी है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वो नुकात क्या थे और वो किस तरह से पेश किए गए। जी बेटा, कायदे-ए-आज़म के 14 निकात 1929। जैसे बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, कायदे-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उसका जो इनकार किया उस पर कायदे-ए-आज़म ने ये 14 नुकात जो हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने रख दिए। इसमें जो पहला असूल है या पहला नुक्ता वो क्या है? पहला ये है कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, यानी कि आइन जो है वो बनाया जाएगा, वो फेडरल आइन होगा और इस आइन में तमाम सूबे, जितने भी सूबे शामिल हैं, वो इंडिपेंडेंट होंगे दाखिली तौर पर, यानी कि खुद से, ठीक है, वो अपने सूबों के इंतज़ाम इंसलाम को संभालने के लिए कोई ना कोई इकदाम भी उठा पाएंगे। दूसरा है तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए, यानी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो हिंदू हैं, उन सब के लिए जो है दाखिली खुद मुख्तारी एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जिन सूबे में मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनके हकूक़ को नज़रअंदाज किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, वही बात जो हमने पहले भी की, यानी कि जो भी सूबों में अक़लियतें रहती हैं उनको भी इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपने नुमाइंदों को खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो, यानी मुसलमान जो हैं उनकी जो है मेंबरशिप भी होना मरकज़ी असम्बली में फेडरल में बहुत ज़रूरी है, तो उनकी जो है तादाद मेंबरान की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 है जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरका पर लागू होगा। अब जुदागाना इंतखाब यानी कि हर फ़िरका जो है अपना ही नुमाइंदा सिलेक्ट कर सकता है और उसको वोट दे सकता है, कि ये असूल हर फ़िरका पर लागू होना चाहिए, चाहे कोई तादाद में ज़्यादा है चाहे कोई कौम जो है या तादाद में कम है, तब भी उसको इस बात की इजाज़त दे दी जानी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो है मेंबरान का इंतखाब कर सकें। नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, यानी कि मुसलमान अक्सरियत उससे मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इसमें कायदे-ए-आज़म ने क्लियर जो है इस बात को बता दिया कि मुसलमान किसी भी ऐसी बात को मानने से बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे जिससे उनकी अक्सरियत जो है इन इलाकों में अगर मुतासिर हुई तो ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी कानून जो है वो नहीं माना जाएगा। नंबर 7, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए, यानी तमाम कौमें जो हैं अक़लियत हैं, अक्सरियत हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सबको इस बात की आज़ादी दी जाए कि वो अपनी मजहबी रसूमात को, ठीक है, आज़ादी के साथ अपने सूबों में रहते हुए वो जो है सेलिब्रेट कर सकें या मना सकें। नंबर 8, अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो, मुसव्वदा कानून यानी रिटर्न फॉर्म में अगर कोई आइन या कानून की शिक कोई ऐसी है जो किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है, अगर उसके 3/4, ठीक है जी, 3/4 मेंबरान इसके ख़िलाफ़ राय दे देंगे तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। नंबर 9, सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए।
नंबर 10 है बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबों में दीगर सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाए, यानी वहाँ पे कुछ कवानीन होने चाहिए ताकि लोगों के हकूक़ व मफादात की हिफाजत हो सके। नंबर 11 सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा ज़रूर दिया जाए। नंबर 12 है मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। नंबर 13 सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी जो है वो ज़रूर दी जाए। इसका मतलब ये है कि अगर परमिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अगर सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी ज़रूर दी जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुओं के 3 नुमाइंदे हैं तो मुसलमानों का 1 नुमाइंदा जो है मरकज़ी और सूबाई वजारतों में होना चाहिए। नंबर 14 आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए, यानी जब भी आइन में कोई तब्दीली करना मकसूद हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूबों की जितने भी मेंबरान हैं या अरकान हैं उन सब की जो है मर्ज़ी आइन के तब्दीली में शामिल होनी चाहिए। अब ये थे वो 14 नुकात जिसको जो है मुस्लिम लीग ने, यानी एक शफी ग्रुप था मुस्लिम लीग का, उन्होंने और कायदे आज़म मुस्लिम लीग ने, यानी सब ने इन 14 नुकात को बहुत सराहा और इनको एक्सेप्ट किया और कहा कि ये मुसलमानों के हकूक़ व मफादात की हिफाजत की तरफ एक बहुत ही अहम कदम है। कायदे आज़म की ये 14 नुकात का जब हम तज्ज़िया करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कायदे आज़म ने ना सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया। जी बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है कायदे आज़म के 14 नुकात बेटा, और ये आपके एक्सरसाइज का जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज में याद करना है बेटा, एक एक पॉइंट को याद कीजिए और अपने रजिस्टर पे इसको लिख भी लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।